किस जनपद पंचायत को आदर्श जनपद पंचायत का दर्जा दिया गया है? जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा होगा। यस मैम। क्या होता है? बैडमिंटन में स्कोरिंग किस तरीके से होती है? उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat, Yogita. Thank you, sir. Your preferred medium for conversation is English or Hindi? हिंदी सर। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा नाम योगिता परमार है। मैं सीहोर जिले से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सीहोर से ही पूरी की है और ग्रेजुएशन भी सीहोर से महात्मा गांधी कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स में पूरा किया है। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है और मैं परिवहन उप निरीक्षक के पद पर मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2022 में चयनित हुई हूँ। ज्वाइन कर लिया? नो सर, ज्वाइनिंग नहीं। अभी ज्वाइनिंग लेटर आई नहीं कि आया नहीं है सर अभी। आया ही नहीं है? जी सर। ठीक है, तो आपने इतिहास भी पढ़ा है, राजनीति शास्त्र भी पढ़ा है, समाज शास्त्र भी पढ़ा है। यस सर। क्या लगता है आजकल के जीवन में इन तीनों में से ज़्यादा प्रासंगिक विषय क्या है? सर मेरा मानना है तीनों ही विषय प्रासंगिक है। जैसे कि राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं जो शासन किस प्रकार चलता है और जो सरकार किस प्रकार नीतियाँ बनाती है क्या क्या, और इसी प्रकार जो सोशियोलॉजी है उसमें हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। समाज की संरचना क्या है, समाज में किस प्रकार लोग आपस में समन्वय के साथ रहते हैं। और इतिहास की यदि हम बात करें तो हम इसमें पुरानी जो घटनाएं हुई है समय के साथ उनका अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आवश्यक मानती हूँ। तो तीनों ही जो सब्जेक्ट है वो मैं ज़रूरी मानती हूँ। ठीक है, अभी जो मध्य प्रदेश में बजट पेश किया गया उसमें समाज के कल्याण के लिए यस कई उपायों की घोषणा की गई है, जिसमें 4 मिशन की भी घोषणा है। क्या आप अवगत है वो 4 मिशन कौन कौन से हैं? यस सर। सर मुख्य रूप से जो किसान के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और गरीब के उत्थान के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्ञान मिशन है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों के लिए मिशन लाया गया है। सर एग्जैक्टली जो नाम है मिशन का वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। लगभग ऐसा ही है, पर इन गरीब कल्याण मिशन, युवा जी कल्याण सर। मिशन, कृषक जी कल्याण सर। मिशन। ठीक है, तो इन मिशनों को सफल बनाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम, जैसे कृषि मिशन पर जी गौर सर। करें, कृषि मिशन को सफल बनाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रमों की घोषणा की गई है? जी सर। सर जैसे कि पहले से भी मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं तो उनके भी बजट में सुधार लाया गया है। जैसे कि सीएम कृषक मित्र योजना है, साथ ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनका भी अच्छे से हमारे मध्य प्रदेश में उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यदि हम नारी के लिए बात करें तो उसमें लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट की जा रही है अच्छे तरीके से। और हम देखते हैं कि इससे इनका जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो रहा है मध्य प्रदेश में। और इसी के साथ युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि चंद्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है और भीमराव अम्बेडकर इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम है। इस प्रकार की कई योजनाएं। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम उद्यमिता को बढ़ाने के लिए है? यस सर, इसमें मुख्य रूप से लोन दिया जाता है स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो सिर्फ लोन देने से क्या व्यक्ति उद्यमी बन जाएगा? सर इसके साथ साथ स्किल्स भी ज़रूरी है, जिसके लिए जैसे कि पीएम कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की हमारे मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेड है। तो सिर्फ लोन देने से लिए नहीं, लेकिन वाल्मी क्या है? WALMI? यस सर, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है सर। ठीक है, किस जनपद पंचायत को आदर्श जनपद पंचायत का दर्जा दिया गया है? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, किसी का नाम याद नहीं है? ग्राम पंचायत को भी आदर्श एक ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत कहा गया है। सॉरी सर, मैं इसके बारे में अध्ययन करूंगी। कोई बात नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न है, जी। उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है? सर होशंगाबाद की बोरी सेंचुरी में पाई जाती है, जितना मैं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, नहीं आप सही याद कर रही हैं, लेकिन वो उड़ती कैसे है गिलहरी? सर एग्जैक्टली उड़ती नहीं है, उसकी छलांग बड़ी होती है तो उसे उड़ने वाली गिलहरी बोल दिया जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। योगिता जी, यस मैम। आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। यस मैम। आपने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा होगा। यस मैम। क्या होता है? यस मैम।
मैम जुडिशियल एक्टिविज़म जब न्यायपालिका स्यू मोटो एक्शन लेती है और लेजिस्लेचर, और जब न्यायपालिका को लगता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो एक्टिवली स्यू मोटो एक्शन लिया जाता है जुडिशरी के द्वारा। इसका उदाहरण जब मैम एक केस है, मैं उसको मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी कई बार है जब जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण आज के समय में आपको कोई ऐसी समस्या दिख रही है जिसके बारे में आपको लगता है कि न्यायालय को आगे बढ़कर उस पर जो है कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है? मैम जैसे कि अभी हाल ही में जुडिशियल ओवररीच का उदाहरण देखा गया है, जिस प्रकार न्यायालय ने हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को आदेश दिया है कि आपको 3 महीने के अंदर किसी भी प्रदेश से आए बिल पर अपना मत देना है। तो एक जुडिशियल ओवररीच एक सलाह दे सकता है जुडिशरी, बट जिस प्रकार आदेश दिया गया है, ये मेरा मानना ये है कि ये जुडिशियल ओवररीच है। ये तो हो गया ना। मेरा सवाल ये है कि जैसे आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, और आप देखिए कि उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हो रही हैं। बहुत सारा वल्गर कंटेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए मगर वो देख रहे हैं, और इस तरीके की और समस्याएं। तो तमाम समस्याएं व्याप्त हैं। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसी समस्या है जिसके बारे में जुडिशरी को अब आगे बढ़ के खुद ही एक्शन ले लेना चाहिए? यस मैम विचार किया जा सकता है। जिस प्रकार हम मतलब ये सिर्फ मैंने आपको एक हिंट दिया है, आप किसी भी समस्या के बारे में बता सकती हैं। जी मैम मुख्य रूप से मैं भी इसी समस्या के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में एक इनिशिएटिव लिया गया है कि 16 ईयर से कम यदि बच्चे हैं तो आप सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकते। इस प्रकार का रेगुलेशन जुडिशरी, इस प्रकार का हम रेगुलेशन ला सकते हैं जिससे कि एक रेगुलेट कर सकें हम बच्चों को। ठीक है। और अगर जुडिशरी से इतर भी देखें योगिता, तो पिछले कुछ समय में अश्लील कंटेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि उसको देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। मार्केट की डिमांड है या जो भी वजह हो, और उसकी वजह से बहुत अनैतिकता और बहुत गंदगी व्याप्त हो रही है समाज में। मान लीजिए कि आपको मौका मिला इन चीज़ों को सही करने का, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे, कैसे सही करेंगे? यस मैम इसमें हम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हम AI बेस्ड सिस्टम लॉन्च करेंगे जिससे कि जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर होकर ही आए सामने। ठीक है। ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है। साथ ही मैम गवर्नमेंट को जो रेगुलेशन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको अकाउंटेबल बनाना होगा। यदि आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आप स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इम्पोज करनी होगी। और मैम साथ ही एक बच्चों में भी हमें मोरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि वो परिवार के स्तर पर दी जा सकती है। ठीक है। अभी YouTube ने भी अपनी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी को लेकर के कुछ बदलाव किए हैं, आपको जानकारी है? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे AI है या इन सारी चीज़ों को जो है प्रशासन में आपको अगर यूज़ करने का मौका मिले, तो कोई एक ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ है आपको करने का मौका मिले, तो आप किस चीज़ में उसको यूज़ करना चाहेंगे? मैम सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी अभी भी जिस प्रकार मैं मानती हूँ कि सुधार आ रहा है, जिस भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अभी इस और ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है हमें, तो गवर्नेंस में और इम्प्रूवमेंट। ठीक है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो सामान्य समझ ये है कि कोई भी अनियमित वित्तीय लेन देन जो है वो भ्रष्टाचार है ना? यस मैम। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की इतनी ही परिभाषा ठीक है या इसमें और क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं? मैम मुख्य रूप से तो यदि लीगल कोई भी एक्सचेंज ऑफ मनी है नहीं है, अगर वो लीगल नहीं है तो वो हर एक एक्सचेंज जो है वो करप्शन है। करप्शन में ही इसके अलावा मान लीजिए कि कोई सरकारी अधिकारी है, उसको एक ऑफिस दिया गया है काम करने के लिए, और वो उस ऑफिस में बैठकर वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं कि बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, और उस ऑफिस का वो जो उनका जो ऑरा है उससे वो लाभ उठा रहे हैं। आपकी नज़रों में क्या है, ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? मैम ये इमोरल एक्शन तो है, लेकिन इसे भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार है उसमें मेनली इकोनॉमिक उसको रखा गया है। जो डायमेंशन है मुख्य रूप से इकोनॉमिक है, उसमें एक्सचेंज ऑफ मनी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं लिया लेकिन और सुविधाएं ले ली, अपने लिए गाड़ियां मंगवा ली, अपने लिए, भ्रष्टाचार में आएगा? थैंक यू मैम। योगिता, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है। बैडमिंटन के स्पोर्ट में आमतौर पर हम 2 प्रकार के टूर्नामेंट देखते हैं, सिंगल्स एंड डबल्स। यस सर। क्या अर्थ है इनका? सर सिंगल्स में दोनों साइड एक एक प्लेयर होते हैं, वही डबल्स में
दोनों एक पर साइड 2 प्लेयर्स होते हैं। ओके, टोटल तो 4 प्लेयर्स टोटल 4 प्लेयर्स खेलते हैं। डबल्स। आप रेगुलरली बैडमिंटन खेलती हैं? नो सर, एज अ हॉबी। जब अच्छा, मुझे समय नहीं मिल हाँ, पाता। जब अच्छा कभी आपने प्रोफेशनल कोर्ट में बैडमिंटन खेला है या देखा है कभी कोर्ट सर, बैडमिंटन का? देखा है और एक बार खेला है सर। कुछ अंदाजा है क्या साइज होता है उस कोर्ट का? यस सर, 44 फीट लेंथ होती है और 17 फीट विड्थ फॉर सिंगल्स एंड 20 फीट विड्थ फॉर डबल्स होती है। बहुत अच्छे। तो यानी डबल्स में 2 प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस Yes, दिया sir. जाता है। यस सर। बैडमिंटन में स्कोरिंग किस तरीके से होती है? यस सर, स्कोरिंग 21 पॉइंट्स के 3 गेम्स होते हैं। इसमें यदि आप सामने वाला यदि फॉल्ट करता है तो भी आपको पॉइंट होगा। पॉइंट मिलेगा। हाँ, और सर इस प्रकार से 21 पॉइंट्स का ठीक गेम होता है। है। बैडमिंटन के स्पोर्ट से संबंधित कुछ पॉपुलर टर्म्स हैं जो आमतौर पर हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कि स्मैश। Yes, sir. स्मैश क्या होता है? सर ये तेजी से नीचे की ओर मारा जाता है ताकि जो अपोनेंट है वो इसे डिफाइन ना कर पाए और उसे पॉइंट मिल जाए, अब हमें पॉइंट मिल जाए। कुछ खेल विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि स्मैश टेक्निक को पिनलाइज करना चाहिए, वो ऐसा क्यों मानते होंगे? सर स्मैश टेक्निक, सर मैंने इस स्मैश टेक्निक को पेनलाइज करना चाहिए। सॉरी सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि ये एक अनड्यू एडवांटेज देता है, जो भी पार्टी स्मैश कर रही है उसे एक अनड्यू एडवांटेज देता है और कहीं ना कहीं ये खेल के नियमों को डिस्टॉर्ट करता है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं सर, मुझे लगता है ये स्किल बेस्ड है। यदि आप उस प्रकार से मार पा रहे हैं तो ये स्मैश एक स्किल के अंदर आता है। आपका भी कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है जिसका आप इस्तेमाल करती हैं बैडमिंटन खेलते समय? नो सर, सच प्रोफेशनली मैं नहीं खेलती, तो बेसिकली स्मैश ही जस्ट सिर्फ एक स्मैश ही है जो जिसका ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, काफ़ी पॉपुलर है। हाँ सर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रमुख टूर्नामेंट्स जो भारत में खेले जाते हो। यस सर, बैडमिंटन प्रीमियर लीग शुरू हुई थी 2017 में, लेकिन उसके सिर्फ 5 एडिशन हुए, उसके बाद से अभी नहीं खेली जा रही है। साथ ही हैदराबाद ओपन होता है इंडिया में, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, नेशनल बैडमिंटन बैडमिंटन स्पोर्ट से संबंधित इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कप्स का भी आयोजन होता है। यस सर, बताइए उनके बारे में। यस सर, थॉमस कप होता है जो कि इंटरनेशनल मेंस टीम इवेंट है, और उबेर कप होता है जो इंटरनेशनल वुमेन्स टीम इवेंट है, और सुधीरमन कप होता है जो मिक्स्ड इवेंट है। मिक्स्ड इवेंट होता है, ठीक है सर। मुझे ये बताएं, क्या भारतीय व्यक्ति कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो? यस सर, बताइए। सर साइना नेहवाल मैम हैं, जिन्होंने कि 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था, और 2015 में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी रही हैं। ठीक है। और लक्ष्य सेन हैं। हाँ बिल्कुल। योगिता, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हाल ही में सरकार एक खेल नीति लेके आई है जिसमें जो हमारे रीजनल गेम्स हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई है। तो जब हम रीजनल गेम्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो किन खेलों का बोध होता है? सर, ये रीजन वाइज वेरी करती है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में खो खो और जिससे मलखम जैसे ये जो गेम है हमारे एक रीजन में स्पेसिफिकली खेले जाते हैं, और स्किल्ड यहाँ पे आपको उसके प्लेयर्स मिल जाएंगे। क्या गिल्ली डंडा भी एक रीजनल स्पोर्ट के रूप में देखा जा सकता है? यस सर। तो गिल्ली डंडा को प्रमोट करने का क्या फ़ायदा? सर, गिल्ली डंडा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का ये फ़ायदा है कि इसमें भी जो जब खेलते हैं हम तो हमारा जो माइंड है एकदम कंसंट्रेटेड रहता है, और एक्यूरेसी और फिजिकल एक्टिविटी होती है, बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल बनती है। तो आपको लगता है कि इस स्पोर्ट को प्रमोट करके, इसको पॉपुलराइज करके एक समय ऐसा आएगा जब हम इसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे? यस सर, जिस प्रकार खो खो की शुरुआत भी रीजनल लेवल से ही हुई थी, और आज वो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि जयपुर में इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन बनाया गया है, जिसके हेड भी इंडियन ही थे, अभी वर्तमान नहीं पता। ठीक है योगिता, थैंक यू सर। योगिता, आपने महात्मा गांधी कॉलेज से BA किया है। जी सर। महात्मा गांधी के कौन से विचार आज प्रासंगिक हैं? सब सबसे इम्पॉर्टेंट अहिंसा और सत्य और अहिंसा मुख्य 2 ऐसे विचार हैं उनके जो मैं मानती हूँ कि प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे। अहिंसा का मार्ग भारत आज भी अपनाता है, और एक विश्व गुरु के तौर पर भारत उभरा है क्योंकि हमने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया है। जिस प्रकार हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के माध्यम से ही स्वतंत्रता पाई है, जिसकी वजह से आज भी हम गणतंत्र और स्वतंत्र हैं।
क्या आपको लगता है कि आज़ादी के बाद शुरुआती दिनों में हमने जो रक्षा उद्योग के विकास पर पर्याप्त बल नहीं दिया, यस सर। उसका एक कारण अहिंसा के प्रति हमारा गलत नज़रिया था? सर जैसे कि DRDO ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस के लिए, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना सर एग्जैक्टली मुझे 1958 मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ, 1958 में ही हो चुकी थी। तो सर मैं ये नहीं बोल सकती कि इस पर बल नहीं दिया गया। हमने रिसर्च पे शुरुआत कर दी थी डिफेंस में, जैसा कि भारत नॉन पार्टीसनशिप का फेवर करता है और न्यूट्रल रहता है, मगर इसका ये अर्थ नहीं था कि हमने इस पर अनुसंधान नहीं किया। और हम देखते हैं 1980s में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंडर में भी हमने कई मिसाइल्स जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि मिसाइल और भी जो मिसाइल्स हैं उनका प्रशिक्षण किया था। अब हम डिफेंस कॉरिडोर परियोजना चला रहे हैं जो शुरू में हमने नहीं चलाया। जी सर। क्या आपको लगता है जब दुनिया के बड़े बड़े देश जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, चाहे चीन हो, रूस हो, ब्रिटेन, फ्रांस, वो सब रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे रहे थे। यस सर। उस वक्त अगर हमने 50 और 60 के दशक में डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजना चलाई होती तो आज इतना ज़्यादा आयात पर निर्भरता नहीं होता। सर जैसा कि उस समय जो परिस्थितियां थी, दुनिया जो है बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइडेड थी, कोल्ड वॉर चल रहे थे, तो वो देश उनमें इंडल्ज थे। वहीं जो भारत है वो नॉन पार्टीसनशिप की जो पॉलिसी को अपनाता है, उसको अगर हम ध्यान में रखें, अंग्रेजों ने इंडल्ज तो हमें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कर ही रखा था ना। नहीं सर, जब स्वतंत्रता के बाद हमने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई वो नॉन पार्टीसनशिप की थी। तो सर उसके अनुसार यदि देखा जाए तो हमने जितना रिसर्च पे इन्वेस्ट किया है उतना काफ़ी है, लेकिन हाँ कुछ स्तर पे कमियां रही हैं जो कि अभी वर्तमान में सुधारी जा रही हैं सर। चलिए ठीक है योगिता, आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आइए, कितने अंक मिले पिछले साल? सर 70। 70? हाँ सर। हम लोग को यही लग रहा था। सर 743 मेंस में थे और 70 इसमें तो परिवहन उपनिरीक्षक के बाद। हम वही सोच रहे थे कि मेरा आकलन था कि 140-50 मिलना चाहिए पात्रता के हिसाब से। सर 70 मार्क्स हुआ कि नहीं। इस तरह के बच्चों को मध्य प्रदेश में 70-80 मिलता है, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, अभी देखा जा रहा है मार्क्स में। तो हम लोग कारण पे गौर कर रहे थे, क्या कारण हो सकता है। तो हमें लगा कि आपके विचार महात्मा गांधी और नेहरू की नीतियों के प्रति बहुत ही तटस्थ और वस्तुनिष्ठ हैं, जो आज के राजनीतिक परिवेश में स्वीकार्य नहीं है। ओके सर। उसमें थोड़ा लचीला अपना रखना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा वर्तमान कार्यक्रमों का गरिमा मंडन करना पड़ेगा जो वर्तमान में चल रहे हैं उनको ज़्यादा। हाँ सर, वो एक गलती उस टाइम पे भी हुई थी, RSS से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें एकदम न्यूट्रल रह के आंसर कर दिया, वो थोड़ा सा लगा था मुझे कि बुरा लग गया होगा। हाँ, वो उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछा था तो मैंने उसी को अच्छा बोल दिया, बल्कि वो RSS के हेड ने थोड़ा सा बोला था उस टाइम पे कि 3 चाइल्ड और मोर देन 2 चाइल्ड के बारे में सोचना चाहिए। तो आपके लिए केंद्रीय सिफारिश यही है, बाकी सब चीज़ें तो बहुत अच्छी, नॉलेज है, एनालिसिस बहुत अच्छा है। ठीक है सर। मार्क्स 70 मिले, उसके बाद से कॉन्फिडेंस और गिर गया था। नहीं, मार्क्स का संबंध आपके नॉलेज या प्रेजेंटेशन से नहीं है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर का मतलब होता है युग सापेक्ष उत्तर। हाँ, युग सापेक्ष सत्य होते हैं ना। अभी जो करंट का मतलब जो चल रहा है, आपको थोड़ा उसी पे हाँ ध्यान दीजिए। अब जैसे अभी मुख्यमंत्री जी विदेश की यात्रा पे हैं। हाँ सर। वो जो समझौते कर रहे हैं उसमें बड़ी संभावनाएं हैं, इसको ऐसे समझिए। जी सर। इसको बड़े उमंग के साथ देखिए। मतलब हम जो पिछली जो भी शुरू में रहा है उसे हम देख सकते हैं कि हाँ कुछ इस तरह पे कमियां रही हैं जिससे अभी वर्तमान में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसे करके बैलेंस करके बोल सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा कॉम्बैटिंग मूड में आ गई थी कि ना रक्षा का उपेक्षा नहीं हुई, वो कॉम्बैटिंग मोड में नहीं आना है। जो आपने अंतिम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहा था ना कि हाँ कुछ कमियां रह गई, वहीं से शुरू करना है। ठीक है, हाँ सर, समझ गए। और चूंकि हर देश प्रगतिशील है तो भाई कमियां तो रही जाती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो वो उसी सत्य को किस सिरे से, जैसे कहा गया ना कि सत्य बोलिए, प्रिय सत्य बोलिए, और प्रिय अलग अलग दशा में अलग अलग समय पे अलग होता है। यस सर। तो आज का प्रिय सत्य क्या है? ठीक है सर। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों में भी अहिंसा वाले पे बल मत दीजिए, हमारी विदेश नीति में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। हाँ, वर्तमान आप बल दीजिए कि ग्रामोदय के जो उनके विचार थे
वो आज बड़े प्रासंगिक है कि गांव और शहर की विषमता बढ़ रही है डिसेंट्रलाइजेशन, और सरकार का बल ग्रामोदय पे है, कृषि पर है। ये जो गांधी के विचार थे, कृषि पर बल देना, ग्रामोदय पर बल देना। हाँ सर, वो शायद मैं भी उस टाइम मुझे लगा कि मैं सोच नहीं पाई, और जो एकदम हाईलाइटेड रहते हैं सिर्फ सर। देखिए, एक होता है स्टीरियोटाइप, जैसे गांधी को अहिंसा से जोड़ के देखना एक पुराना स्टीरियोटाइप है। गांधी को नए सिरे से देखिए। हाँ, उनकी जो अभी वर्तमान में जो चल रही है, अहिंसा जब हम कहते हैं तो हमको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़ देते हैं, हाँ, खिलाफत आंदोलन से जोड़ते हैं। जबकि अब अगर आप तरस देखें कि भाई खलीफा एक विदेशी सत्ता थी, यस सर, उससे हमारे देश का कोई लेना देना नहीं। उसकी सत्ता को यूरोप और अमेरिका वालों ने ख़त्म किया। हाँ, घर में नहीं दाने और अम्मा चली जी सर, विश्व ये शांति बुलाने। तो वो माकूल समय नहीं था। उसको एक स्वार्थपूर्ण कर सकते हैं हाँ, कि मुसलमानों के तुष्टीकरण करने के लिए Unity गांधी के जी ने लिए, खिलाफत कमेटी में जाके शिरकत की। हम बेसिकली हिंदू ये मुस्लिम, नज़रिया भी तर्कपूर्ण। हाँ, ज़रूरत क्या थी भाई? अब चूँकि उन्होंने खिलाफत आंदोलन कर दिया था, हमारी एक परंपरा बन गई थी, तो आज़ादी के बाद एक दबाव था कि उस परंपरा को हम क्यों तोड़ें। हाँ, इसलिए हमने इजराइल को मान्यता नहीं दी, जी सर, हमने फ़िलिस्तीन के साथ ज़्यादा सहानुभूति हाँ, दिखाई। वो एक जो पॉलिटिकल स्टेप लिया गया था ये हिंदू उसी मुस्लिम का यूनिटी लॉजिकल के लिए, कॉन्सिक्वेंस था। फिर उसी का यस सर, ठीक है, इजराइल से हमने शुरू से दोस्ती रखी होती तो कितने फ़ायदे मिलते। बड़े मेधावी लोग हैं वो, हाँ है सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ उनको मिला है। कृषि में कितना फ़ायदा मिला होता। सर, R&D में वो बिल्कुल आगे है। अब 92 में जब नरसिंह राव सरकार ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए, हाँ, उसके बाद से काफ़ी अभी अच्छे हैं संबंध। तो इन सारी चीज़ों को खोलकर कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक नज़रिया ऐसे बनाना पड़ेगा कि अब जो पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस आए हैं, उसकी अपनी प्रासंगिकता है। यस सर, इसलिए पुरानी पॉलिसी के प्रति एक अड़ियल रवैया नहीं अपनाना है। ठीक है सर। मुझे लग रहा है कि बस सिर्फ इतना ही फ़र्क अगर ले आएंगी तो बाकी इंटेलेक्ट के स्तर पर, नॉलेज के स्तर पर, मेमोरी के स्तर पर, लैंग्वेज है, लॉजिक, क्लैरिटी, वो सब बहुत अच्छा है। ठीक है सर, मैं इस पे काम कार्य करूँगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।